नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये मैटी केरला के बारे में दिया है। केरल के कन्याकुमारी में ही इसे जीआई टैग मिला, इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद मानव में सुअर का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, 1 महीने से सक्सेसफुली काम कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया गया है, इसके बारे में जानेंगे। प्लस नॉर्थ सी चर्चा में क्यों हुई, इसके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के बारे में। तो बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बना है। यहाँ देखिए फिगर 3D प्रिंटेड इसको बना, ये 43 दिन में बनकर तैयार हो गया है। मात्र 43 डेज में बनकर तैयार हो गया है। इसे आईआईटी जो मद्रास है, आईआईटी मद्रास और उसके बाद एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम है मनु संथानम, इन्हीं के मार्गदर्शन में इसे निर्धारित समय के पहले ही केवल मात्र 43 डेज यानी कि 43 दिनों में इसे बनाकर तैयार किया गया है। इसके बारे में जानेंगे। 3D प्रिंटिंग के बारे में इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में जाना जाता है किसको, जो 3D प्रिंटिंग्स होती है। इसमें होता क्या है, कंप्यूटर्स निर्मित डिजाइन का उपयोग करके परत दर परत 3 आयामी ऑब्जेक्ट बनाना शामिल होता है। मतलब कि किसी भी वस्तु को 3 आयामी मतलब परत दर परत मटेरियल को इकट्ठा करके 3 आयामी स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है 3D प्रिंटिंग्स में। तो ये था, इसमें त्रुटियां कम होती है। प्लस उसके बाद जो इसकी एफिशिएंसी जो दक्षता होती है वो इसकी काफ़ी अच्छी होती है। इसका उपयोग करके एरोस्पेस, स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में इसका किया जा सकता है। और भी जो 3D प्रिंटिंग है, इसका इस्तेमाल करके एक साधारण वस्तु को भी आसानी से बनाया जा सकता है। प्लस उसके बाद जटिल से जटिल वस्तु, संरचना या वस्तु हो, उसको भी आसानी से बनाया जा सकता है। ये है खासियत तो 3D प्रिंटिंग से। तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर कहाँ है, तो बेंगलुरु में स्थित है। तो आगे बढ़ेंगे। कन्याकुमारी का मैटी केला है, यहाँ पर फिगर में देखिए है मैटी केला, इसे जीआई टैग मिला है। हाल ही में इसे जीआई टैग मिला है। कन्याकुमारी जिले का ये मूल निवासी पौधा है। ये अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। केवल अपने मूल क्षेत्र की जो विशेष जलवायु है कन्याकुमारी की, उसी जलवायु में ही ये उगता है। अगर इस केले की पहचान की बात करें तो यह जो मनुष्य का उंगली होता है, उंगली से थोड़ा ही मोटा होता है आकार में और थोड़ा बड़ा होता है। इसमें मीठी सुगंध आती है। प्लस उसके बाद जो इसका स्वाद है शहद जैसा इसका स्वाद है जो केला है, इसलिए इसे ये अनन्य मतलब अन्य जगहों पर ये नहीं मिलता है, इसलिए इसके जीआई टैग दिया गया है। मैटी केला के 6 ज्ञात प्रकार के स्रोत हैं, मतलब केले हैं 6, जिसमें प्रत्येक रंग, सुगंध, स्वाद जैसी अनूठी विशेषताएं हैं। इसमें सोमाइटी मैटी लाल केले का मिश्रण है, जिसमें बच्चों का विकास के लिए फायदेमंद गुणकारी इसमें पोषक तत्व मिलते हैं। प्लस उसके बाद जो डायबिटीज़ मधुमेह रोगी होते हैं, उनके लिए भी ये केला काफ़ी फायदेमंद होता है। मैटी केले की जो जलवायु है, विशिष्टता है आर्द्र जलवायु, पानी, तापमान, मिट्टी की संरचना, पोषक तत्व जैसे संतुलन सहित विभिन्न कारकों की वजह से एक विशिष्ट क्षेत्र में ये उगाया जाता है। जब कोई भी वस्तु या फल या कोई भी सामग्री किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी विशिष्ट गुण के लिए जाना जाता है तो उसे जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की, मतलब किसी और लोकेशन में ऐसी क्वालिटीज़ की वस्तु या खाने की जो सामग्री है आपको नहीं मिल रही है। नेक्स्ट, उत्तरी सागर संक्रमण प्राधिकरण के बारे में दिया है। तो ये देखिए उत्तरी सागर है यानी नॉर्थ सी है। चर्चा में क्यों, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ये है मैप यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम उत्तरी सागर में अधिक जीवाश्म ईंधन, इस सागर में अधिक जीवाश्म ईंधन को ड्रिलिंग करने की योजना बना रहा है। उसके लिए 100 से अधिक लाइसेंस भी प्रदान कर दिया है कंपनियों को। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने 100 से अधिक लाइसेंस भी प्रदान कर दिया है। तो उत्तरी सागर के अगर लोकेशन की बात करें तो ये देखिए उत्तरी सागर है। इसके पश्चिम में बात करें तो ये है स्कॉटलैंड, फिर ये है इंग्लैंड। प्लस उसके बाद इसके दक्षिण में बात करें तो फ्रांस है, बेल्जियम है, प्लस नीदरलैंड है। और इसके पूर्व साइड में बात करें तो जर्मनी है और फिर डेनमार्क है और नॉर्वे है। इसका लोकेशन हो गया नॉर्थ सी का। प्लस उसके बाद ये महत्वपूर्ण इतना क्यों है, क्योंकि उत्तरी सागर लगभग पूरा समुद्र तल एक महाद्वीपीय शेल्फ है। जो उत्तरी सागर है पूरा, इसका जो समुद्र तल है एक महाद्वीपीय शेल्फ है। इसकी जो गहराई है मात्र 200 मीटर है, ध्यान रखिएगा, इसकी जो गहराई है मात्र 200 मीटर है। महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है, जैसे भी कोई भी महाद्वीप हो गया, महाद्वीप का जो कार्नल वाला हिस्सा है ये महासागर से मतलब कि इसके ऊपर समुद्र का पानी चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर समुद्र का पानी, किनारे वाला भाग महाद्वीपीय प्लेट का समुद्र का पानी चढ़ा हुआ है, तो इसे बोलते हैं महाद्वीपीय शेल्फ।
तो इस पर 200 मीटर की ऊंचाई तक पानी चढ़ा हुआ है। तो पूरा जो महासागर है महाद्वीपीय शेल्फ है। प्लस उसके बाद इसकी जो संरचना है, यहाँ पर बहुत सारे खनिज तेल भंडार की संरचना पाई जा रही है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और भी जानेंगे अपतटीय ड्रिलिंग समस्याग्रस्त क्यों होती है। अपतटीय ड्रिलिंग क्या होती है, जैसे कि तट है तो तट के पास नहीं, तट से दूर अगर समुद्र की तरफ हम जाते हैं वहाँ पर ड्रिलिंग करते हैं तो उसे बोलते हैं अपतटीय रीजन, अपतटीय ड्रिलिंग्स। तो ये जो अपतटीय ड्रिलिंग होती है ये समस्याग्रस्त क्यों होती है, क्योंकि पर्यावरण को क्षति होता है। प्लस उसके बाद समुद्र के अंतर्गत जितनी भी समुद्री जीवन है या जैव विविधता है उन सबको काफ़ी प्रभावित करता है। प्लस जैव विविधता में ह्रास होता है। महाद्वीपीय शेल्फ पर 1958 में यानी 1958 में जिनेवा कन्वेंशन का पहला अंतर्राष्ट्रीय कानून था जिसने अपने समुद्र तट से सटे महाद्वीपीय शेल्फ पर देशों के अधिकार को स्थापित किया और उत्तरी सागर में अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया है कि यहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हैं उत्तरी सागर के अंदर। तो लोकेशन जानिएगा, यूके सरकार उसमें ड्रिलिंग करने की कोशिश कर रही है वो भी जानिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने 38 एपीआई निर्माण शुरू कर दिया है। एपीआई का मतलब क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, यह एक रॉ मटेरियल्स होता है। रॉ मटेरियल मतलब होता है कि कच्चा माल। ये कच्चा माल होता है किसके लिए, दवा बनाने के लिए। किसी भी दवा बनाने के लिए आपको चाहिए एपीआईस यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की आवश्यकता पड़ती है, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है जिस सामग्री को इकट्ठा करके दवा बनाई जाती है। तो ये भारत में लगभग 95% तक चाइना से आता था। 95% जो एपीआई है ये चाइना से ही आता था। लेकिन जो 2017 से के बाद से जो डोकलाम विवाद हुआ है, 2017 में जो डोकलाम विवाद हुआ है चाइना और भारत के बीच में, तो भारत अब अपने जो पॉलिसी है उसका पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है कि भाई अब मैं अपना खुद से तैयार करूंगा, क्योंकि उस पर डिपेंड होने का मतलब चाइना इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देगा। तो भारत ने पिछले 1.5 वर्षों में लगभग 38 एपीआई का निर्माण शुरू कर दिया है। 38 मतलब कि 38 एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का निर्माण करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए चर्चा में आ गया। एपीआई क्या है उसके बारे में जानेंगे। कनाडा और स्पेन जंगल की आग में जल रहा है। कनाडा का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और स्पेन का टेनेरिफ में बड़े पैमाने पर जंगल की आग ने कहर बरपाया है। स्पेन में जो टेनेरिफ नेशनल पार्क है, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, जो टेनेरिफ नेशनल पार्क है कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है, तो ये स्पेन में स्थित है। इसमें लगी जंगल की आग के कारण लगभग 3000 से अधिक लोगों को निकाला गया है, जिससे द्वीप का एक बड़ा क्षेत्र जल रहा है। कुल मिलाकर जंगल की आग ने उत्तरी अफ्रीका, हवाई, कनाडा और यूरोप सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों को तबाह कर दिया है। और कनाडा और मध्य से उच्च अक्षांशों के अन्य देश, कनाडा और मध्य से उच्च अक्षांशों के अन्य देश जंगल की चपेट में क्यों जल रहे हैं इसके बारे में भी जानेंगे। कनाडा जैसे देश हैं और मध्य से उच्च अक्षांश, मध्य मतलब कि जो मिडिल कंट्री होता है, मैप देख लीजिए इसका, फिर यहाँ पर देखिए यह है कनाडा, प्लस उसका यूएसए है, यह है यूरोप। यहाँ पर जो मिडिल रेखा है मध्य अक्षांश है। मध्य अक्षांश से जब उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ेंगे, मध्य अक्षांश से जब ऊपर बढ़ेंगे या इसके नीचे इधर आएंगे तो ये उच्च अक्षांश हो जाएगा। उच्च अक्षांश, तो मध्य से उच्च अक्षांश की तरफ आग इतनी ज़्यादा क्यों लग रही है उसके रीजन के बारे में जानेंगे। कनाडा जैसे देश और मध्य से उच्च उच्चांश वाले देश शुष्क परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर शुष्कता अधिक है, बारिश कम हो रही है। प्लस उसके बाद गर्म तापमान भी गर्म है। प्लस उसके बाद ज्वलनशील वनस्पतियाँ भी वहाँ पर मिलती है, ज्वलनशील वनस्पतियाँ मिलती है कि जो आग के कांटेक्ट में आते ही भभक कर जलना स्टार्ट कर देती है। इन कारणों से वहाँ पर जंगल में अक्सर आग लग रहे हैं। प्लस उसके बाद मौसमी बदलाव, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वह इस आग को भड़काने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति पैदा कर रही है। इस कारण से जो कनाडा है और कनाडा सहित जो मध्य अक्षांश का एरिया है, मध्य अक्षांश से जो उच्च अक्षांश के जो देश हैं वो आग में जल रहे हैं। लगातार वहाँ पर आग फायर बनती चली जा रही है। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में सूअर की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, इसके बारे में देखेंगे। NYU ये एक हेल्थ सर्जरी एक हॉस्पिटल से न्यूयॉर्क सिटी में है, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है। वहाँ पर उसके जो सर्जन हैं वो सक्सेसफुली सूअर का जो किडनी है उसका एक मस्तिष्क, डेड मस्तिष्क वाले व्यक्ति यानी मानसिक रूप से जो मृत व्यक्ति घोषित कर दिया गया है उसके अंतर्गत इस सूअर का जो किडनी है सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया गया है। तो इसकी खासियत यह है कि यह किडनी लगातार एक महीने से
ये सक्रिय है, काम भी कर रही है। तो एक नई उपलब्धि भी मिल गई है। यह उपलब्धि सूअर की किडनी के जीवित रहने और मानव प्राप्तकर्ता के अंदर काम करने की सबसे लंबी अवधि का प्रतिनिधित्व भी करते, भले ही उसका मस्तिष्क रूप से व्यक्ति मर चुका है। पिछली चुनौतियों के विपरीत जहां मानव प्रतिरक्षा प्रणाली ने जानवरों के अंगों को अस्वीकार कर दिया था, अब इस समस्या के समाधान के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित सूअरों का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि जो जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड सूअर हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसके लिए? किडनी या उनके जो अंग है वो ट्रांसप्लांट करके मनुष्यों में आसानी से किया जा सकता है। अगर वहीं 2022 की बात करें, 2022 में मैरीलैंड विश्वविद्यालय के सर्जनों ने जीन संपादित सूअर के हृदय को, यानी उसके जो हार्ट है, वो एक असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया था, जो असफल होने से 2 महीने तक चला था। असफल होने से वो व्यक्ति 2 महीने तक चला था। तो ये था उसके बारे में। ट्रांसप्लांट हुआ है, अमेरिका में इसे ट्रांसप्लांट किया गया है। सूअर से जो किडनी है उसकी ट्रांसप्लांट किया गया है, मनुष्य के अंतर्गत 1 महीने तक चला है। आज के लिए इतना ही है। मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।